हेलो बच्चों। तो जो लास्ट हमने अपने चैप्टर नंबर 7 में चल कुंडली धारा मापी हमने पढ़ा था चल कुंडली धारा मापी। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स हमने पढ़े थे। पहला हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या था? निलंबित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया था कि यहां पर जो कुंडली है वो लटकी हुई होती है। निलंबन का मतलब क्या होता है? लटक आना। तो कुंडलियां लटकी हुई होती है। तो जैसे अपन कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक फोर्स ऑफ मोमेंटा यानी एक विक्षेपक बलाघूर्ण लगता था। वो कितना होता था? NIAB। ठीक है, क्योंकि कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता था तो इसलिए अल्फा हमेशा वहां क्या होता था? 90 डिग्री। फिर देखा था हमने जब कुंडली घूमती थी तो जो स्प्रिंग और तार था उसमें ऐंठन उत्पन्न होती है। तो वो ऐंठन बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं जिसका मान किसके बराबर होता है? C फाई के बराबर होता है। फाई यहां क्या होता है? ऐंठन कोण। C को बोलते हैं ऐंठन नियतांक। तो इसको हमने इक्वलेंट करके साम्य अवस्था में I इज इक्वल टू क्या निकाल लिया था? C अपॉन NAB इंटू फाई। और ये क्या था? K था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस, केवल थोड़ा एक जो अरेंजमेंट है वो अलग है। यानी इसका जो दूसरा प्रकार आज हम पढ़ेंगे चल कुंडली धारा मापी का सेकंड जो टाइप है। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है? इसे बोलते हैं कीलकित कुंडली धारा मापी। क्या बोलते हैं? कीलकित कुंडली धारा मापी। ठीक है, इसका एक नाम और है वेस्टर्न धारा मापी। वेस्टर्न धारा मापी। तो कीलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न धारा मापी। ठीक है, तो कीलकित का मतलब होता है पाइवोटेड, पाइवोट करना। पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी का दूसरा प्रकार था ये। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी ही है एक तरीके से चल कुंडली धारा मापी। इसका सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं निलंबित कुंडली धारा मापी, उसका सिद्धांत, उसका क्रियाविधि हम सब पढ़ चुके हैं। सेकंड है कीलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न धारा मापी, पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो वो जो नाम से क्लियर है, केवल यहां पर क्या होता है, कुंडली को कीलकों की सहायता से फिक्स किया जाता है। यहाँ कुंडली लटकी हुई नहीं होती। यह क्या होता है, जो कुंडली है उसे कील को यानी कीलक की सहायता से आप फिक्स करते हैं। ठीक है, उससे सारे वो घूमती है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, बाकी सब सेम होता है इसमें। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो रचना है वो थोड़ी अलग होती है। तो उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, तो यहां पर क्या होता है, सेम प्रोसेस वही होता है हमारे पास। देखो, जैसे एक आयताकार वही कुंडली होती है। ठीक है, ये हमने फ्रेम लिया और इस फ्रेम पर हम इस तरह कुंडली को तांबे के तार से, जो तांबे के विद्युत जो तार होते हैं, ठीक है, इस तरह वही आयताकार कुंडली होती है और यहां एक रोड बनी होती है हमारे पास।
तो ये करोड़ है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। तो इस करोड़ पर हम कुंडली को लपेटते हैं, ठीक है। ये कुंडली होती है हमारे पास। अब यहां पर क्या होता है, पहले तो हम कुंडली को लटकाते थे, यहां ये तो सेम है ही कि वही हमारे घूर्णन आकृति के चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये N और ये क्या हो जाएगा S। यहां पर क्या है, कुंडली को लटकाते नहीं है, कुंडली को फिक्स करते हैं। तो इसका एक सिरा तो ये होता है, ठीक है। तो ये इसको हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने कुंडली को फिक्स कर दिया। कीलक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कीलक, पाइवोट, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे वाला सिरा भी हमने फिक्स कर दिया। तो दो कीलक होते हैं हमारे पास, दो कीलकों की सहायता से इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, फिक्स कर देते हैं। अब इन दोनों जो सिरे हैं यहां पर स्प्रिंगें इस तरह से लिपटी होती हैं इस पर, यहां का पेच होता है टर्मिनल पेच T1, ठीक है। यहां से अपन सर्किट जोड़ते हैं T1। अब इसमें क्या होता है कि दोनों सिरों पर जो स्प्रिंग होती है, क्या होती है, स्प्रिंग है, ये विपरीत क्रम में लिपटी होती है। जैसे देखो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो यहां जब अपन इसको घुमाएंगे तो ये विपरीत क्रम में लिपटी होती है स्प्रिंग हमारी। ये क्या हो गया बच्चों, T2। और ये किसके लिए होता है, ये बाह्य कनेक्शन करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर जो स्प्रिंग है विपरीत क्रम में लिपटी होती है। यहां मैंने एंटी क्लॉकवाइज लपेटा है इसको, और यहां पर कैसे लपेटा है, क्लॉकवाइज लपेटा है, ठीक है। और T1 और T2, ओके। तो कुंडली जो है अब कीलक की सहायता से फिक्स हो गई, अब इसकी सहायता से फिक्स हो चुकी है। अब ऐसे घूर्णन करेगी, रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा तो स्प्रिंग में क्या उत्पन्न होगा, प्रत्याशा के कारण बिल्कुल ऐंठन बला घूर्ण। तो यहां क्या होता है, इस कुंडली के सहारे एक हल्का एल्युमिनियम का संकेतक जुड़ा होता है, और यहां पैमाना होता है, ये पैमाने पर घूमता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, संकेतक है। वहां तो दर्पण लगा होता था, निलंबित कुंडली धारा मापी में क्या लगा होता था, दर्पण लगा होता था, उसमें हम लैंप और स्केल व्यवस्था से विक्षेप ज्ञात करते थे। तो यहां कुंडली जिस रोटेशन में घूम रही है, जिस एंगल से घूम रही है, उसका एंगल किससे मेजर करते हैं, संकेतक की सहायता से मेजर करते हैं। संकेतक घूमता है, ये पैमाना होता है, और ये धारा मापी का जीरो हमेशा क्या होता है बच्चों, बीच में होता है। तो इस तरह बने होते हैं पैमाने, ठीक है। ऐसे पैमाने बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें मान लो अपन कुछ नाम रख दें, सपोज करो भाई 5, 10, 15, 20, ऐसे इस साइड भी आ जाएगा 5, 10, 15, 20, ऐसे चलता रहेगा। तो ये पैमाना होता है जो इस स्केल पर क्या करता है, घूमता है। तो इसको अपन आगे तक बना सकते हैं इस तरह। एक संकेतक जुड़ा होता है, एल्युमिनियम का हल्का संकेतक होता है, जो इस वर्ताकार पैमाने पे क्या करता है, रोटेशन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह इसकी व्यवस्था होती है। क्लियर है आपको। तो ये हमारी कॉइल है, ये क्या है, कुंडली, ठीक है। और ये करोड़ है,
ये स्प्रिंग है, कीलक, ठीक है, और T1 T2 क्या होते हैं? टर्मिनल। देखो इसको, ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, तो आप समझ गए बच्चों कि यहां जो कील की कुंडली धारा मापी है, बिल्कुल आप देख रहे हैं इसकी जो रचना है, किसमें कुंडली होती है? कुंडली के दोनों सिरे दो कीलक, ये क्या होता है? कीलक, पाइवॉट, दो कीलक की सहायता से फिक्स कर देते हैं, तो कुंडली जो है इनके सहारे घूम सकती है। अब दोनों सिरों पर दो स्प्रिंगें लगी होती हैं, दोनों स्प्रिंगें विपरीत क्रम में जुड़ी होती हैं, ठीक है, और जिनका सिरे T1 और T2 टर्मिनल पेज से जुड़े होते हैं। कुंडली को हम दो घूर्णन आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखते हैं, और यहाँ एक रोड होती है चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। कुंडली के साथ एक संकेतक भी लगा होता है जो एक वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी बच्चों? रचना थी। अब बिल्कुल सेम इसका सिद्धांत, इसी क्रियाविधि, बिल्कुल समान है। इसका जो सिद्धांत है, यानी कि सिद्धांत भी कार्य करता है, कैसे काम करता है, वो बिल्कुल निलंबित कुंडली धारा मापी के समान है। सिद्धांत और क्रियाविधि किसके समान है बच्चों? निलंबित कुंडली धारा मापी के, निलंबित कुंडली धारा मापी के समान है, सेम। ठीक है, निलंबित कुंडली धारा मापी का जो सिद्धांत है वही इसका सिद्धांत है। दोनों की वर्किंग भी बिल्कुल सेम है, बस वहां तो होता है क्या? दर्पण लगा होता है विक्षेप के लिए, और यहाँ क्या होता है? संकेतक लगा होता है, इंडिकेटर लगा होता है। तो यहाँ विक्षेप पैमाने से ज्ञात करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं थोड़ा देखो आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो उसका सिद्धांत क्या था कि अगर कोई कुंडली हमारे पास है, वो चुंबकीय क्षेत्र में है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है, टाउ विक्षेपक। एक क्या लगता है? विक्षेपक बल आघूर्ण। और टाउ विक्षेपक क्या होता था? NIAB साइन ऑफ अल्फा, NIAB साइन अल्फा। तो हमें पता है कि यहां अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। और टाउ विक्षेपक क्या होता था? NIAB, इक्वेशन नंबर 1, सिंस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल सेम वही बात है। अब जैसे कुंडली घूमेगी तो अब ये जो स्प्रिंग है इनमें क्या उत्पन्न होगी? ऐंठन उत्पन्न होगी, ठीक है, यानी वो परस्पर लिपट जाती हैं, तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण भी उत्पन्न होता है। तो स्प्रिंग के लिए जो प्रत्यानयन बलाघूर्ण था या ऐंठन बलाघूर्ण उसे हम बोल दें, वो कितना होता था? C5 के बराबर। तो बिल्कुल सेम है, C होता था ऐंठन नियतांक, C क्या होता है? ऐंठन नियतांक, ठीक है, और फाई क्या होता है? विक्षेप। तो यहां फाई हम कैसे ज्ञात करते हैं? इस स्केल की सहायता से। तो साम्य अवस्था में क्योंकि जो विक्षेपक बलाघूर्ण और ऐंठन बलाघूर्ण परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, साम्य अवस्था में दोनों क्या हो जाते थे? समान हो जाते थे। देखो साम्य अवस्था में जो विक्षेपक बलाघूर्ण है टाउ डिफ्लेक्टिंग बराबर हो जाता था टाउ टोराइजनल, यानी ऐंठन बलाघूर्ण।
तो हम देखते थे यहाँ पर कि एन आई ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आता था, सी फाई के बराबर आता था। और बच्चों यहां से जो करंट हमें मिलता था आई इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई, इसको हम क्या बोलते थे, के। तो सी अपॉन एन ए बी को हम क्या बोलते हैं, के, आई इज इक्वल टू के फाई। तो बिल्कुल यही हमें करना है। आप देखोगे अपने नोट्स में पीडीएफ फाइल में बिल्कुल सेम है, तो आप इसको एज इट इज कर सकते हैं, केवल इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा अलग है, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम धारा मापी को धारा मापने के लिए भी यूज कर सकते हैं और विभवांतर मापने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो धारा मापी का अमीटर या वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसी धारा मापी का रूपांतरण होता है। ये जो कीलकित कुंडली धारा मापी है जहां संकेतक लगा होता है, तो आप देखोगे लैब वगैरह में अमीटर या वोल्ट मीटर जो बनाए गए हैं उनमें संकेतक लगा होता है। तो कीलकित कुंडली धारा मापी से हम अमीटर या वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एक इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि अमीटर, टॉपिक है आपका अमीटर, बाकी सब सेम है। देखिए अमीटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण की बात करें तो पहली बात तो यह है कि हम जो कीलकित कुंडली धारा मापी होता है, कीलकित कुंडली धारा मापी, इस कीलकित कुंडली धारा मापी का ही हम किस में रूपांतरण करते हैं, अमीटर में करते हैं। यानी निलंबित कुंडली धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण नहीं होता। किसका करते हैं, कीलकित कुंडली धारा मापी का। अब करते कैसे हैं कि धारा मापी के साथ समांतर क्रम में धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दो, अल्प प्रतिरोध। और इस अल्प प्रतिरोध को बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं, शंट। ठीक है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम यहां कुछ व्यवस्था करेंगे कि उसके साथ समांतर क्रम में क्या लगा दो, एक अल्प प्रतिरोध लगा दो। अल्प प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, शंट। शंट को जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं। शंट का मतलब होता है अल्प प्रतिरोध। ठीक है। तांबे के तार, एक मोटे तार का बना होता है शंट। तो धारा मापी के साथ समांतर क्रम में क्या लगा दो भाई, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दो, तो क्या बन जाता है, हमारे पास अमीटर बन जाता है। तो चलो सिंपल डायग्राम देखें किस तरह बनाना होता है हमें। और ये भी हमें आपको बता दूं कि ये अल्प प्रतिरोध का जो मान है वो कैसे निर्धारित होता है, वो निर्धारित होता है कि हमें किस परास का अमीटर चाहिए। ठीक है। तो समझे अपन किस तरह से बनाएंगे। देखो सपोज करो मेरे पास ये धारा मापी है जी। ठीक है। उसमें बना सकते हैं अपन, पहले इसमें समझ लिया थोड़ा सा अलग से। ये धारा मापी, तो इसके समांतर क्रम में ये क्या लगा देता है, शंट, एस फॉर क्या हो गया, शंट। तो धारा मापी के साथ समांतर क्रम में क्या लगा दो, शंट लगा दो। ठीक है। तो ये मान लो हमारा मेन परिपथ है, इसमें करंट आ रहा है। तो अब ये जो व्यवस्था बनेगी
अब ये धारामापी नहीं रहा, ये क्या बन गया, अमीटर बन गया। धारामापी के साथ समांतर में क्या लगा हुआ है, शंट लगा हुआ है, तो इसे मैं बोलूंगा रूपांतरित अमीटर, यानी अमीटर में क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। तो धारामापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित अमीटर। अब मान लो परिपथ में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। अब धारामापी का भी प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध कितना मानते हैं, जी। शंट का कितना है, एस। तो आई में से मानो आई जी करंट तो इसने ले लिया, धारामापी ने अपने प्रतिरोध के कारण इस आई में से कितना करंट ले लिया, आई जी। तो बताओ शंट में कितना करंट जाएगा, आप कहोगे सर आई में से आई जी तो यहां चला गया, तो इसमें कितना बचा, आई माइनस आई जी। इसको मैं आई एस बोल दूं कि शंट प्रतिरोध में करंट कितना है, आई माइनस आई जी। दोनों मिलेंगे तो करंट कितना मिलेगा, बाहर आई। तो ये जो व्यवस्था है इसे बोलते हैं हमारा रूपांतरित अमीटर। अब तो यहां कैसे जोड़ सकते हो, चित्र आपको दोनों बनाने पड़ेंगे। अगर आपको इसमें जोड़ना है तो आप देखो किस तरह जोड़ोगे। तो ये जो हमें टर्मिनल दे रखे हैं इसी से हम कनेक्शन करते हैं। देखें, तो यहां जो स्प्रिंग हमारे पास जुड़ी हुई थी, देखो इस तरह, उसको हम इससे जोड़ सकते हैं। ये तो हो गया अभी हमारे पास टर्मिनल क्या, T1। ठीक है, और ये दूसरी स्प्रिंग, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं, तो इसको मैं कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज। ये क्या बन गया, T2। ये क्या है, T1। ठीक है, तो इसी तरह, तो इसे समांतर क्रम में क्या लगा दे, एक शंट लगा देते हैं बस, S। तो हमने इसके समांतर क्रम में चित्र वही रहेगा, केवल T1 T2 के साथ हमने क्या जोड़ दिया, एक शंट जोड़ दिया। तो इसी का हमने स्मॉल एक तुल्य परिपथ बना दिया इस तरह कि धारामापी को G से शो कर दिया, G इसका क्या हो गया, प्रतिरोध, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, शंट लगा दिया। अब करंट I इसमें जा रहा है तो IG इसने ले लिया, तो अब इसमें कितना जाएगा, I माइनस आई जी। तो हम देख सकते हैं कि अब कितना शंट यूज करते हैं, उसको देखें। देखें दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। चूंकि G व S परस्पर कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में होंगे तो दोनों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो सपोज करो G के सिरों पर विभवांतर है मान लो Vg, और S के सिरों पर विभवांतर कितना है, Vs। दोनों समांतर क्रम में है, तो दोनों के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, समान। तो धारामापी के सिरों पर विभवांतर, धारामापी में धारा कितनी है, Ig, प्रतिरोध कितना है, G। तो ओम के नियम से मैं Vg बराबर क्या लिख सकता हूं, Ig इंटू G। ऐसे S के सिरों पर विभवांतर, बताओ S के सिरों पर धारा कितनी है, Is, और इसका प्रतिरोध कितना है, S। तो ये हमने किसके लिखा है, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ठीक है। ओके, इसको हम सॉल्व करें। देखो Ig इंटू जी इज इक्वल टू, Is को मैं क्या लिख सकता हूं, I माइनस आई जी इंटू में S। तो यहां से बच्चों देखो S की वैल्यू हमें मिल जाती है कि Ig अपॉन I माइनस आई जी इंटू में G, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया शंट की वैल्यू। S इज इक्वल टू क्या है, Ig अपॉन I माइनस आई जी इंटू कैपिटल G।
तो इस तरह हम शंट ले सकते हैं कि हमें कितने मान का शंट लगाना है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी परास का अमीटर बनाना है। ठीक है, तो यहां जो देखो IG है समीकरण 1 में, S को हमको पता है शंट का प्रतिरोध, G धारामापी का प्रतिरोध, IG को क्या बोलते हैं, क्योंकि IG धारामापी में जा रही है तो इसमें विक्षेप आएगा। ठीक है, IG का मतलब होता है कि धारामापी में पूर्ण स्केल या पूर्ण विक्षेप के भी लिख सकता हूं मैं, धारामापी में पूर्ण विक्षेप के लिए धारा। ठीक है, IG क्या होता है, धारामापी में पूर्ण विक्षेप के लिए धारा, और I होती है कुल धारा। I क्या होती है, कुल धारा। ठीक है, इसका मतलब हमने कितनी परास का अमीटर बनाना है, तो I परास का बनाना है, तो ये अमीटर की क्या हो जाती है, परास। क्या आपको I परास का क्वेश्चन ध्यान रखना, इस I का मतलब होता है कि हमें I परास का अमीटर बनाना है, और IG क्या होता है, धारामापी में पूर्ण विक्षेप के लिए धारा। ठीक है, ऐसा आपको पता है शंट का प्रतिरोध, और G क्या होता है, धारामापी का प्रतिरोध। तो S बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, IG अपॉन I माइनस IJ इंटू G। ठीक है, ओके, तो ये शंट हमारे पास आ गया। देखो पूरा अमीटर है तो अमीटर का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। देखो अमीटर का प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा कि 1 अपॉन RA का मतलब अमीटर का प्रतिरोध, तो 1 अपॉन RA इज इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, क्योंकि समांतर क्रम का हमें फॉर्मूला पता है कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो यहाँ 1 अपॉन RA है। ठीक है, तो 1 अपॉन RA क्या हो गया, अमीटर का प्रतिरोध, तो 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, तो यानी हमारे पास आ गया 1 अपॉन RA इज इक्वल टू, देखो ये हो गया S प्लस G अपॉन GS, यानी यहां से अमीटर का जो प्रतिरोध होगा RA इज इक्वल टू क्या हो गया, GS अपॉन G प्लस S। अमीटर का प्रतिरोध GS अपॉन G प्लस S, तो आपसे शंट पूछ सकता है और अमीटर का प्रतिरोध भी पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारा कि हम धारामापी का किस प्रकार से अमीटर में रूपांतरण करते हैं, तो उसका सीधे साधा अंतर है। आंसर क्या है कि धारामापी के साथ आप समांतर क्रम में क्या लगाइए, शंट लगाइए। तो जिस भी पदार्थ से आपको अमीटर बनाना है I की वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, शंट। IG और G तो हमें मालूम होता है। ठीक है, कि भाई कितना करंट हमें मिल रहा है, तो I होगी कुल धारा और IG क्या हो गया, धारामापी में पूर्ण विक्षेप के लिए धारा। क्लियर है? अब इसमें बचा है लास्ट एक वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।